मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो यूनिट थर्ड, जो अपन चैप्टर थर्ड कर रहे हैं, उसी का कंटिन्यूशन है। और आज का टॉपिक है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, आपेक्षिक एवं निरपेक्ष विन्यास। ये क्या है? आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, दोनों का अंतर भी पूछा जाता है, कभी कभी आपेक्षिक विन्यास का पूछा जाता है। क्या है, आप इस पे टिप्पणी लिखें। तो इसको आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। यदि अपन अणु को देखें तो अणु त्रिविम में है, यूनिवर्स में है, तीन एक्सिस पर है और उसके साथ डिफरेंट परमाणु जुड़े हुए हैं। और अणु के साथ परमाणु किस अवस्था में जुड़े हुए हैं, किस एंगल पे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसी को अपन विन्यास कहते हैं। जो स्पेटियल अरेंजमेंट है, आकाशीय व्यवस्था है परमाणुओं की अणु से जुड़ने की, उसको अपन विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बेसिकली इसको दो प्रकार से अपन देख सकते हैं, एक तो निरपेक्ष विन्यास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा आपेक्षिक विन्यास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको अपन देखते हैं कि किसी यौगिक का जो वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन है, वास्तविक विन्यास है, उसे अपन निरपेक्ष विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये विन्यास दो प्रकार के प्रतिबिंब रूपों में हो सकता है। एक ऐसा प्रतिबिंब रूप जो डेक्सोरोटेटरी हो, जो प्रकाश को दक्षिण दिशा की ओर घुमा दे, राइट साइड में घुमा दे। दूसरा ऐसा सहसंयोजक हो सकता है, ऐसा प्रतिबिंब हो सकता है जो लाइट को लेफ्ट साइड में या वाम दिशा में उसको घुमा दे। तो दो प्रतिबिंबों में से एक प्रतिबिंब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्सोरोटेटरी होता है तथा दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक लीवोरोटेटरी होता है। यदि लाइट को राइट दिशा में घुमा दे तो अपन कहेंगे दक्षिण, और यदि लेफ्ट साइड में घुमा दे तो अपन कहेंगे वाम या लीवो। जो ध्रुवण घूर्णक का मान है वो प्रायोगिक आधार पर अपन ज्ञात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसकी अपन निकाल सकते हैं। जुड़ा हुआ समूह या जुड़े हुए समूह की प्रकृति और उनकी संख्या के आधार पर प्रतिबिंब रूपों की अपन संरचना भी लिख सकते हैं। ये सब चीजें हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। और नेक्स्ट चीज जो इसमें है वो है कि यौगिक निरपेक्ष विन्यास से जो यौगिक के नामकरण करते हैं उनमें अपन शुरू में आर या एस शब्द जोड़ते हैं। वो क्यों जोड़ते हैं, अपन इसका नामकरण करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे आर या एस। और इसीलिए ये आर एस कंपाउंड के नाम से आपसे पूछे भी जाते हैं। यौगिक के फॉर्मूले दे देते हैं, उसमें कहते हैं बताएं ये आर है या एस, डेक्सोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसकी वो अपन बतानी है संरचना के आधार पर, वो अपन आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी चीज है आपेक्षिक विन्यास या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वर्ड रिलेटिव का मतलब किसी से अपन इसे रिलेट कर रहे हैं, ये चीज ऐसी है तो इसके अनुसार ये चीज भी ऐसी होनी चाहिए, रिलेशन डेवलप कर रहे हैं अपन। तो किसी एक संरचना को अपन मानक संरचना मान लें, भाई ये चीज तो ऐसी है, इसके आधार पर अपन किसी दूसरे यौगिक का विन्यास ज्ञात करें तो वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। आपेक्षिक विन्यास तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी एक संरचना को मानक संरचना मानकर अन्य यौगिकों के विन्यास ज्ञात करने पर जो विन्यास ज्ञात होता है
उसको अपन आपेक्षिक विन्यास या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आपेक्षिक विन्यास जो विधि है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की, उनके द्वारा अपन उन्हीं यौगिकों को ज्ञात कर सकते हैं, उन्हीं यौगिकों का विन्यास ज्ञात कर सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। जैसे शुरू में जो पहली संरचना बनाई गई वो ग्लिसरल्डिहाइड के आधार पर बनाई गई। ग्लिसरल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज की गई और उसको बेस मानते हुए कहा गया कि आगे की संरचनाएं, इससे संबंधित यौगिकों की संरचनाएं, उनका नामकरण इस प्रकार किया जाएगा। तो वो एक रिलेटिव हो गई और इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि बस इसके आधार पर जो कंपाउंड बताए गए हैं उन्हीं का अपन ज्ञात कर सकते हैं। यौगिकों का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डेक्सोरोटेटरी भी हो सकती है, लीवोरोटेटरी भी हो सकती है। वो इसमें ये नहीं बताता कि ये इस प्रकार का यौगिक है तो वो ऐसा ही घूर्णन प्रदर्शित करेगा, ये रिलेटिव उससे नहीं पता चलता। इसके जो नामकरण करते हैं उससे पहले डी और एल अल्फाबेट जोड़ते हैं, डी या एल, और यौगिक के साथ डी जुड़ा हुआ है तो ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करेगा। तो ये तो दो चीजें हैं जो आप पढ़ते हो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। है क्या चीज, बेसिक क्या है, वो अपन ने इस में अभी तक डिस्कस किया है। अब अपन इसका आगे डिटेल करते हैं। जो अपेक्षित विन्यास है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, वो रोज़नहॉफ ने ग्लिसरल्डिहाइड की दो प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित की, डी प्लस और एल माइनस, उनको नाम दिया। डी प्लस किसे नाम दिया कि ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें ये जो OH समूह है, ये वाला OH समूह, ये OH समूह राइट हैंड साइड पे है, तो अपन इसे कहेंगे ये डी स्ट्रक्चर है, डी ग्लिसरल्डिहाइड है। और इसी की दूसरी संरचना उसने प्रस्तावित की जिसमें OH समूह ये लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है यौगिक में, इसको उसने कहा ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है, लेकिन ये सिर्फ उसकी स्वेच्छा थी, उसकी इच्छा थी कि हाँ भाई इसे मैंने डी कह दिया, इसे एल कह दिया, इसका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। इसी आधार पर जो इससे संबंधित दूसरे यौगिक हैं उनका डी और एल का नामकरण किया गया। जैसे ये यौगिक है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में इन दो लास्ट वाले कार्बन परमाणुओं को देखो, ये वाले, इन दोनों में ये जो संरचना है, इनमें देखें रिलेटिविटी यहां पे है, इनके ऊपर क्या स्थिति है इस पे उसने ध्यान नहीं दिया। OH समूह जो CH2 है, CH2OH पीछे की दिशा में है, उसके सापेक्ष OH समूह राइट साइड में है, और इसी आधार पर इसने कहा ये डी ग्लूकोज है। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड की संरचना बनाई है इसमें ये CHO सबसे ऊपर है, CH2OH पीछे की दिशा में है, लेफ्ट साइड में H है, राइट साइड में OH है। तो इसी संरचना को इसने लिया कि CH2OH जो पीछे है उसके सापेक्ष ये OH राइट साइड में है, तो ये डी ग्लूकोज है। यदि ये OH समूह लेफ्ट साइड में है OH के बजाय, तो उसने ये कहा कि ये एल ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है, इससे कंपेयर किया इसको। तो ये इसका बेसिक था आपेक्षिक विन्यास का, जो रोजेनॉफ ने दिया। अब यदि OH समूह नहीं हो, उस परिस्थिति में उसने कहा कि जो प्रमुख क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ है, प्रमुख समूह जो इसमें जुड़ा हुआ है, उसकी दिशा के आधार पर डी और एल प्रकार के यौगिकों का
डिसीजन होगा। यदि प्रमुख क्रियात्मक समूह राइट साइड में जुड़ा हुआ है तो डी प्रकार का होगा, और यदि वो लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है तो एल प्रकार का होगा। जैसे ये एग्जाम्पल ले, इसमें NH2 समूह जो है वो राइट साइड में जुड़ा हुआ है यौगिक में, ये OH नहीं है, अब इसमें NH2 आ गया। NH2 आने पे राइट साइड में जुड़ने पे इसे क्या कह दिया अपन ने, डी विन्यास है। और इसी प्रकार ये NH2 जब लेफ्ट साइड में जुड़ गया तो अपन ने क्या कह दिया, एल विन्यास है। ये लेफ्ट साइड में जुड़ गया तो अपन ने क्या कह दिया, इसको एल विन्यास है। अब इसके लिए फर्दर इसने एक्सप्लेनेशन दिए कि जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो त्रिविमीय है। जब अपन कागज पे उसको लिखेंगे तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगी, द्विमीय तल पर अपन उसे लिखेंगे, एक समतल उस पर लिखेंगे जिस पे अपने पास 2 ही एक्सिस है लिखने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में उसने कुछ नियम दिए कि यदि, ये नियम क्या है, कुछ पद बताए कि इस प्रकार से अपन उसका यौगिक का विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। यदि यौगिक के आमने सामने के समूहों को अंतर परिवर्तित कर दिया जाए, ध्यान रखना 2 बार करना पड़ेगा, ये एक बार नहीं। यदि यौगिक में आमने सामने के समूह अंतर परिवर्तित कर दिए जाएं तो विन्यास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये अपना कंपाउंड है जिसमें 4 डिफरेंट समूह जुड़े हुए हैं, तो ये वाला कार्बन जो परमाणु जो है वो असमतलीय है, नॉन प्लेनर है, 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। अब यदि इसमें इन 2 समूहों को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, H की जगह Cl और Cl की जगह H इंटरचेंज कर दें, ठीक इसी प्रकार C2H5 की जगह CH3 और CH3 की जगह C2H5 अपन लिखे तो अपने को क्या यौगिक प्राप्त होगा, ये H आ गया, ये Cl आ गया, इधर CH3 आ गया, C2H5 आ गया। तो ये यौगिक जो है वो इसके समानांतर है, इन दोनों का विन्यास समान है, इनके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं है। अब अपन ने इन 2 यौगिकों का परिवर्तन किया है, अपन इन 2 समूहों का भी परिवर्तन कर सकते हैं यौगिक में। जैसे Cl C2H5 की जगह चला जाए और C2H5 Cl की जगह आ जाए, H CH3 की जगह चला जाए, CH3 H की जगह चला जाए, तो क्या परिस्थिति बनेगी, एक अंतर परिवर्तन। इसी प्रकार ये दूसरा अंतर परिवर्तन, 2 अंतर परिवर्तन किए और स्ट्रक्चर क्या मिली, ये मिल गई अपने को, C2H5 Cl CH3 H। तो ये दोनों संरचनाएं, इनके विन्यास बिल्कुल समान है। 2 डायमेंशन पे लिख रहे हैं, 3 डायमेंशन की स्ट्रक्चर को अपन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तो यह है कि 2 आमने सामने के समूहों का अंतर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें यौगिक के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी चीज, यदि यौगिक को किसी एकल बंध से पकड़ करके 180 डिग्री पे घुमा दिया जाए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कहा गया कि ये तो अपना एक एकल बंध है, ये उसके साथ में 3 समूह जुड़े हुए हैं, तो अपन ऊपर से देखेंगे, इस दिशा से देखेंगे तो ये छतरी की तरह दिखेगा। अब इस हैंडल को, इस एकल बंध को पकड़ के अपन यूं घुमाएं इसमें तो नीचे के तीनों बॉन्ड घूमेंगे और इन्हें 180 डिग्री पे घुमा दिया जाए तो अपने को वही विन्यास प्राप्त होगा जो पहले था। अब इसको अपन 2 डायमेंशन पे कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये अपना CH3H C2H5 और Cl 4 समूह जुड़े हुए, यही अपन ने उदाहरण लिया है। इसमें यदि इसको चेंज कर दिया जाए, ऊपर से जब आप यूं घुमाओगे तो C2H5 ये वाला जो समूह है ये इस जगह पे आ जाएगा, तो C2H5 आ जाएगा H की जगह, H चला जाएगा Cl की जगह
और Cl चला जाएगा C2H5 की जगह। क्या अपने पास स्ट्रक्चर बनेगी? ये स्ट्रक्चर बनेगी। अभी आपने एक रोटेशन दिया है, 90 डिग्री घुमाया है, तो C2H5 यहां गया, Cl यहां गया, H यहां गया, ये अपनी जगह स्थिर है। इस बॉन्ड के, इस वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के माध्यम से अपन घुमा रहे हैं और ये छतरी के नीचे तीनों टंगे हुए हैं, ये मानो। अब इसको अपन दोबारा घुमाएं 90 डिग्री पे, तो इस Cl को C2H5 की जगह ले आए, इस C2H5 को हाइड्रोजन की जगह ले आए और हाइड्रोजन को क्लोरीन की जगह ले आए। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये कहा गया कि ये जो विन्यास है, ये एग्जैक्टली वही विन्यास है जो ये वाला है, 180 डिग्री पे घूम गया। इसका यदि आप विन्यास चेक करेंगे तो अपना वही विन्यास निकलेगा जो इस वाले यौगिक का है। ये दूसरी चीज बताई गई। अणु का जो विन्यास है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यदि अपन तीसरी चीज करें तो तीसरे पद में उन्होंने कहा कि कोई भी असममित कार्बन है, उसके दो अंतर परिवर्तन करने पर उसका दर्पण प्रतिबिंब मिलता है और उसका भी दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए, दर्पण प्रतिबिंब का भी दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो मूल संरचना अपने को प्राप्त होती है। दर्पण प्रतिबिंब में एक बार पुनः अंतर परिवर्तन कर दिया जाए तो पहले वाली जो मूल संरचना थी जिससे अपन ने स्टार्ट किया है, वही संरचना अपने को प्राप्त होगी। अब ये कैसे हुआ? तो उसके लिए ये अपन ने एग्जाम्पल ले रखा है, CHO समूह, OH समूह, C2H5 समूह। पहला अंतर परिवर्तन करें अपन ये वाला, H C2H5 OH CH2OH की जगह और CH2OH H की जगह, ये एक अंतर परिवर्तन करते हैं। इस अंतर परिवर्तन से अपने को क्या प्राप्त होगा? ये यौगिक, ये संरचना। अब इस संरचना में इस OH को CH2OH की जगह और CH2OH को OH की जगह परिवर्तित करें, इंटरचेंज करें, ये वाला, तो क्या संरचना प्राप्त होगी? ये संरचना। तो ये जो संरचना अपने को प्राप्त हुई उसका विन्यास बिल्कुल वही है जो पहली संरचना का है, इसके विन्यास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपनी एक चीज हुई। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग यह है कि यदि आपको युग्म में दो कंपाउंड दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इसकी संरचना ज्ञात करो कि ये एक ही प्रकार के यौगिक है या दो प्रतिबिंब रूप है, तो इस पदों के आधार पर, इन पदों के दो ये जो इंटरचेंजेस हैं, इनके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो कि दिए गए दो कंपाउंड, एक दो सूत्र, दो संरचनाएं एक ही यौगिक की हैं या दो प्रतिबिंब रूप है। अब अपन इसमें दो एग्जाम्पल लेंगे जो अपन ने डिस्कशन किया है कि इससे दो प्रकार के अपने को कोई युग्म दे दें दो यौगिकों के, और ये पूछा जाए कि वो एक जैसे यौगिक हैं, एक ही यौगिक के अणु हैं या प्रतिबिंब रूप हैं, उसके लिए अपन ने तीन पदों का ऊपर डिस्कशन किया है। तो उन पदों के आधार पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए अपन दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल तो है संरचना अ और संरचना ब। इसमें संरचना अ को तो अपन स्थिर रखेंगे, उसे नहीं छेड़ेंगे। संरचना बी में अपन परिवर्तन करेंगे ऊपर के पदों के हिसाब से, और फिर देखेंगे कि उसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो इसी का फॉर्मूला बन रहा है या अन्य फॉर्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए अपन संरचना ब का सूत्र लिखते हैं। संरचना अ और संरचना ब में ये जो CFL क्लोरीन और फ्लोरीन की पोजीशन है ये वाली, और ये वाली पोजीशन, इसमें ही परिवर्तन है, बाकी सूत्र बिल्कुल समान है। अब अपन सूत्र लिखते हैं संरचना ब का। संरचना ब का सूत्र लिखकर इसमें अपन 180 डिग्री कोण पे
घुमाते हैं, अर्थात इसको क्लोरीन को ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन को फ्लोरीन की जगह, फ्लोरीन को क्लोरीन की जगह, ये अपन ऊपर से घुमाएंगे तो 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। ये रोटेशन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ब्रोमीन को क्लोरीन की जगह, क्लोरीन को फ्लोरीन की जगह, फ्लोरीन को ब्रोमीन की जगह। तो ये अपना रोटेशन क्या हुआ, 180 डिग्री घुमाया, 180 डिग्री घुमाने पे ये सूत्र अपना बना। अब इस संरचना सूत्र को यदि अपन मिरर में देखें, ये मिरर, तो मूल संरचना पे आ जाएंगे। इसकी मूल संरचना क्या बनी, Br इधर आ गया, F सामने चला गया, समान है। अब संरचना अ का सूत्र देखो, ये कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये संरचना अ अपने को प्राप्त हो गई मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि ये जो संरचना अ और संरचना ब है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। और अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लें, संरचना स और संरचना द। इसकी संरचना में अपन पहले संरचना द लिखते हैं। संरचना द में अपन दो परिवर्तन करें। पहला परिवर्तन हाइड्रोजन और फ्लोरीन को इंटरचेंज करें, दूसरा परिवर्तन क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इसको इंटरचेंज करें, अंतर परिवर्तन करें। तो दो अंतर परिवर्तन करने के बाद में अपने को क्या क्या ये संरचना मिला, ये वाली संरचना। इस संरचना में आप देखेंगे क्लोरीन कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन फ्लोरीन इंटरचेंज हो गए, मिथाइल और क्लोरीन इंटरचेंज हो गए। और इसको आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला सूत्र संरचना द। तो इंटरचेंज करने पर ही अपने को संरचना द मिल गया, मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्थात ये एक ही यौगिक के दो अणु है, संरचना स और संरचना द एक ही यौगिक के दो अणु है। तो इस आपेक्षिक विन्यास को ज्ञात करने के जो 3 पद दिए गए, उन पदों का ये उपयोग है। इसके साथ ही आज का ये ई लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट ई लेक्चर्स में मैं आरएस सिस्टम और उसके बाद एक वीडियो में ईजेड सिस्टम से नामकरण करना जो आपसे पूछे जाते हैं उसको टेकअप करूंगा। तो ये आप इसके नीचे लिख दें, संरचना स और द एक ही यौगिक के दो अणु हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सेव करके रख लें। वीडियो इसकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।